कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें सास, बहू और बेटा रहते थे। इस परिवार की सास बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसकी लालच के कारण घर में हमेशा कलह और अशांति रहती थी। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सासू माँ, जिनका नाम शांति देवी है। शांति देवी एक लालची और स्वार्थी महिला है, जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती है। इस कहानी की दूसरी पात्र है लाचार बहू, जिसका नाम सीमा है। सीमा एकदम सरल, दयालु और सहनशील महिला है, जो सास के अत्याचार सहने के बावजूद परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। कहानी का तीसरा और आखिरी पात्र है रमेश, जो शांति देवी का पुत्र और सीमा का पति है। रमेश एक मेहनती और आज्ञाकारी बेटा, जो अपनी माँ की सभी बातें मानता है और माँ का सम्मान करता है, और जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। एक दिन सुबह सुबह जब सीमा रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे फटकार लगाने रसोई घर में आती है। सीमा, तुमने आज फिर से दाल में ज्यादा मसाला डाल दिया था। तुमसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैंने वही किया जैसा आपने कहा था। अगर गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। हर बार माफी मांगकर तुम अपने सारे पाप छिपा लेती हो। लगता है तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ भी ठीक से न चले। तुम्हारी वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। तुम जानबूझकर महंगे मसाले इस्तेमाल करती हो ताकि मेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा घर के खर्चे का ध्यान रखती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रखती हो तुम। लेकिन देखना, मैं तुम्हारी ये चालें अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे सब कुछ बचाना होगा, वरना एक दिन तुम सब बेच खाओगी। बेचारी सीमा चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। उसी शाम रमेश काम से घर लौटता है और सीमा को उदास देखता है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं, कुछ तो हुआ है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं जी, पता नहीं क्यों, पर माँ जी को मुझसे फिर से कोई शिकायत हो गई है। माँ तो ऐसी ही है। तुम दिल छोटा मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। हर बार बात करने से कुछ नहीं बदलता जी। वो हमेशा मुझ पर शक करती हैं, हमेशा मुझे गलत समझती हैं। पता नहीं क्यों उनको लगता है मैं हमेशा फिजूल खर्च करती हूँ। मैं जानता हूँ सीमा, लेकिन माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं बात करता हूँ माँ से। कब तक जी? मैं कब तक ये सब सहूंगी? आखिर मेरी गलती क्या है? रमेश सीमा को अपनी बातों से दिलासा देता है और सीमा रमेश की बात मान जाती है। उसी रात रमेश अपनी माँ शांति देवी से मिलने उनके कमरे में जाता है। माँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ रमेश बेटा, आ जाओ। माँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? माँ, सीमा बहुत परेशान है। आप उस पर इतना शक क्यों करती हो? रमेश, तुम मुझे समझाने आए हो या अपनी पत्नी का पक्ष लेने? वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा बहुत अच्छी है। वो हमेशा घर के लिए सोचती है। आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। तुम अब मुझे सिखाओगे कि मुझे किसे समझना चाहिए। मैं जानती हूँ वो घर का सारा धन बर्बाद करना चाहती है। तुम उसकी बातों में मत आओ। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसे गलत समझ रही हैं। तुम देखना बेटा, एक दिन ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। रमेश अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु शांति देवी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। शांति देवी जब देखती है कि रमेश अपनी बीवी की ज्यादा पक्ष लेने लगा है, तो वो सीमा को किसी तरह फंसाकर रमेश की नजरों में उसे गलत साबित करने का सोचती है। अगले दिन सुबह सुबह शांति देवी घर की कीमती चीजें छुपाकर सीमा पर चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाती है। शांति देवी सीमा को फंसाने की योजना बनाते हुए अपने आप से कहती हैं, अगर इस घर से सीमा चली जाए तो रमेश पूरा घर मेरे नाम कर देगा। मुझे बस सीमा को किसी तरह बदनाम करना है। शांति देवी फटाफट घर की कीमती चीजें घर के एक बंद कमरे में छिपा देती है। घर की कीमती चीजें छुपाने के बाद शांति देवी रमेश को बुलाती है। ओ रमेश बेटा, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। आया माँ, रुकना जरा सा। रमेश, घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या घर की चीजें गायब हो गई हैं माँ? हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढा पर कुछ चीजें नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है शायद किसी ने हमारे यहाँ चोरी की है। पक्का ना माँ, चीजें चोरी हुई हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं रखकर भूल गई हो? नहीं बेटा, पक्का चीजें चोरी हुई हैं, पर जो चीजें चोरी हुई हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है अपने घर के किसी ने ही चोरी की है। आप कहना क्या चाहती हो माँ? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी पत्नी से पूछो, कहीं उसने ही। ये बोलते बोलते शांति देवी रुक जाती है। अपनी माँ से ऐसा सुनते ही रमेश थोड़ी नाराजगी भरे आवाज में कहता है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सीमा ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ, तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। माँ से इस तरह अपने पत्नी के बारे में सुन रमेश को वैसे तो बुरा लगता है, परंतु वो अपनी माँ की बात पर भरोसा कर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने जाता है। रमेश सीमा से चोरी के सिलसिले में बात करने अपने कमरे में जाता है। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना जी, क्या बात करनी है आपको? सीमा, माँ कह रही हैं कि घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। क्या तुमने उन्हें कहीं रखा है? नहीं रमेश, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? माँ को इस बारे में शक है कि शायद वो चीजें तुमने ली हैं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। रमेश से इस तरह की बात सुन सीमा रोने लगती है। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपने ही घर में ऐसा कर सकती हूँ? सीमा, मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसा कह रही हैं। तो मैं आपके लिए क्या हूँ रमेश? बस एक इल्जाम। रमेश से इस तरह चोरी का इल्जाम लगता देख सीमा आहत होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। जब आप खुद मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। सीमा, मेरी बातों का बुरा मत मानो, मत जाओ, घर छोड़कर रुक जाओ। नहीं रमेश, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा सामने आती है। सीमा अपना सूटकेस बांधकर अपने मायके चली जाती है। सीमा के मायके जाने के बाद रमेश सीमा को बहुत फोन करता था, पर सीमा उसका कभी जवाब नहीं देती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपने मायके में ही रहती है। सीमा के जाने के बाद रमेश और शांति देवी के बीच रोज रोज की अनबन शुरू हो जाती है। माँ, आपसे बड़ी गलती हो गई है। सीमा निर्दोष थी और हमने उसे जाने दिया। अच्छा हुआ वो चली गई, अब घर में सब मेरे हिसाब से चलेगा। माँ, घर में अब सिर्फ उदासी है। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे रमेश अपनी माँ से दूरी बनाने लगता है। रमेश अपनी माँ से बात करना भी बंद कर देता है। शांति देवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपने घर पर अपना हक बनाए रखना था और इस चीज के लिए वो हर पल नई योजनाएं बनाती रहती थी। इधर दूसरी तरफ रमेश बिना सीमा के अब परेशान सा हो गया था, परंतु इस बारे में वो अपनी माँ से भी बात नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन रमेश हिम्मत जुटाता है और अपनी माँ से सीमा को घर लाने की बात कहने की ठान लेता है। अब बस हो गया, आज तो माँ से कह दूंगा मैं सीमा को घर वापस लाने जा रहा हूँ। रमेश घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब बस हो गया, मैं जा रहा हूँ सीमा को घर वापस लाने। क्या तुम उस चोरनी को वापस लाने जा रहे हो? माँ, सीमा चोरनी नहीं है। आपने बिना मतलब मेरी सीमा पर शक किया। अगर तुम्हारी बीवी चोरनी नहीं है तो घर का कीमती सामान कहाँ गया? माँ, आपको जो सोचना है सोचो। मैं जा रहा हूँ अपनी सीमा को वापस लाने। रमेश आखिरकार सीमा को मनाने और उसे वापस अपने घर ले जाने सीमा के मायके जाता है। सीमा, मुझे माफ कर दो। माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। प्लीज घर वापस चलो। रमेश, मैंने आपको हमेशा अपने पति और साथी के रूप में माना है, लेकिन आप भी मुझ पर शक करने लगे। मैं सिर्फ आपके कहने से वापस नहीं लौट सकती। आपको खुद से ये समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या। सीमा, मैंने अपनी गलती मान ली है, मुझे माफ कर दो। घर बिना तुम्हारे सूना हो गया है। सीमा थोड़ी देर सोचती है और रमेश को माफ कर देती है। ठीक है रमेश, मैं वापस चलूंगी, लेकिन अब मैं किसी भी अन्याय को सहन नहीं करूंगी और मुझ पर लगे चोरी के इल्जाम को मैं गलत साबित करके रहूंगी। ठीक है, तुमको जो सही लगे करना, बस अब तुम घर वापस चलो। रमेश सीमा के साथ अपने घर लौट जाता है। माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। रमेश की आवाज लगाने पर भी शांति देवी जवाब नहीं देती है। शांति देवी का ये स्वभाव देख सीमा समझ जाती है अब भी कुछ नहीं बदला और उसे अपनी शातिर सास के और नए नए योजनाओं से सावधान रहना होगा। शांति देवी को अपनी बहू को देख बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। वो अपनी बहू को देख मन ही मन सोचती है, कुछ दिन रह लेने देती हूँ इसे और फिर कोई नई योजना बनाकर इसे फंसा दूंगी, तब जाकर मेरे बेटे को समझ आएगा कौन सही है और कौन गलत।
फिर कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। शांति देवी भी फिलहाल अपनी बहू को फंसाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाती है। फिर एक दिन शांति देवी सोचती है। चलो अपनी इस बहू को थोड़ा डरा कर रखती हूँ। शांति देवी सीमा को आवाज लगाती है। सीमा, जरा यहाँ आना तो। आ रही हूँ माँ जी। शांति देवी के बुलाने पर सीमा फौरन उसके पास जाती है। शांति देवी सीमा को अपनी धौंस दिखाने के लिए कड़क आवाज में कहती है। अब तुम आ ही गई हो तो मेरी बातें मानकर चलना, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी सास से इस तरह की बात सुन सीमा भी कड़क आवाज में कहती है। माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जो सही है वही करूंगी और जो गलत है उसे सबके सामने लाऊंगी। सीमा से इस तरह का जवाब सुन शांति देवी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है। अब समय है कोई योजना बनाकर इसे यहाँ से भगाने की। फिर एक दिन अकेले बैठे बैठे शांति देवी सोचती हैं। चलो, अब बहुत दिन रह ली मेरी बहू, अब फिर से इसे फंसाने का टाइम आ गया है। शांति देवी अपने गहनों का डिब्बा उठाकर उसे छुपाने अपने बंद कमरे की तरफ जाती है, परंतु सीमा इस बार उसे देख लेती है और सावधान हो जाती है। सीमा ये देख फौरन रमेश को फोन कर घर जल्दी आने बोलती है। शाम को जब रमेश घर आता है तो सीमा रमेश से कहती है। आपकी माँ फिर से मुझे चोर साबित करना चाहती हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप मैं जो बोलूंगी वो करोगे, ये वादा करो। हाँ, वादा करता हूँ। बोलो क्या करना है। देखो जी, मैंने अपनी आंखों से माँ जी को अपने गहनों का डिब्बा पुराने वाले बंद कमरे में ले जाते देखा है। देखना कल माँ जी मुझ पर पक्का उनके चोरी होने का इल्जाम लगाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि जब माँ जी अपने गहनों की चोरी वाली बात आपको बोले तो मैं जो अभी आपको बोल रही हूँ वही बातें आप माँ जी से बोलोगे। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, चल क्या रहा है, साफ साफ कहो। सीमा उसको अपना सारा प्लान समझा देती है। फिर अगली सुबह शांति देवी अपने नाटक का आरंभ करती है और जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, मैं तो लुट गई, किसी ने मेरा गहनों का डिब्बा चुरा लिया। शांति देवी फौरन अपने बेटे को आवाज देती है। रमेश, अरे ओ रमेश, कहाँ हो बेटा, जल्दी यहाँ आओ। रमेश फौरन अपनी माँ के कमरे में पहुँच जाता है। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखा बेटा, मैं तुझे मना कर रही थी ना तेरे इस चौरनी बीवी को वापस लाने। देखा, इसके आते ही मेरा गहनों का डिब्बा चोरी हो गया। जब शांति देवी अपनी चोरी की झूठी कहानी रमेश को सुना रही होती है तभी वहां सीमा भी पहुंच जाती है। सीमा को देखते ही शांति देवी बड़े तीखे स्वर में कहती है। देखो देखो, आ गई चोरनी। अपनी माँ से ये बातें सुन फौरन रमेश बोलता है। माँ, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपके चोर को पकड़ लेता हूँ। हाँ बेटा, फौरन अपने इस बीवी को पुलिस को पकड़वा दो। नहीं माँ, सीमा चोर नहीं है, चोर कोई और ही है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, सीमा चोर नहीं है तो कौन है? माँ, मैंने घर में चोर कैमरे लगा दिए हैं ताकि हमारे घर में क्या क्या चल रहा है सब कुछ मुझे दिखाई देता रहे। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देता हूँ। शांति देवी कैमरे की बात सुन डर जाती है। कैमरा? तुमने कब घर में कैमरा लगा दिया? माँ जी, उसे कैमरा नहीं सीसीटीवी कहते हैं। अभी पुलिस आएगी और सीसीटीवी में देख असली चोर को पकड़ लेगी। शांति देवी सीसीटीवी की बात सुन डर जाती है और डर के मारे सारी बातें रमेश को बता देती हैं। मुझे माफ कर दो रमेश बेटा, पुलिस को मत बुलाओ, मैंने ही अपने गहने पुराने कमरे में रख दिए हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बस सीमा बहू को फंसाना चाहती थी। अपनी माँ से सारी हकीकत सुन रमेश अपनी माँ से कहता है। माँ, आपकी लालच की चक्कर में आपने मेरे अच्छे खासे रिश्ते में दरार पैदा कर दी थी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना इस बार मैं अन्याय नहीं सहने वाली हूँ। हाँ बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। शांति देवी के इतना गिड़गिड़ाने पर सीमा रमेश से कहती है। सुनो जी, माँ जी को माफ कर दो, आखिर माँ जी ने अपनी गलती मान ली है। शांति अपनी बहू की हाँ में हाँ भरती है। बस फिर क्या था, शांति देवी भी सुधर जाती है और सीमा पर लगा इल्जाम भी झूठा साबित हो जाता है। फिर सीमा और रमेश अपने कमरे में लौट जाते हैं और रमेश भी सीमा से माफी मांगने लगता है। सीमा, मुझे भी माफ कर देना, माँ के कहने पर मैंने तुम पर शक किया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस आप माँ जी की बातों के वजह से बहक गए थे। हाँ, पर कुछ भी कहो, तुम्हारा झूठा सीसीटीवी वाला आइडिया काम तो आया। बिना किसी सबूत के माँ ने अपनी सारी गलती मान ली। पर अब जब माँ ने अपनी गलती मान ली है तो अब से हम सबको मिलकर रहना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से सीमा के एक आइडिया ने उसकी लालची सास को भी सबक सिखा दिया और अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को भी गलत साबित कर दिया।
दोस्तों, ये कहानी बिलासपुर राज्य के छोटे से गांव रामगंज की है, जहां हर तरह बस खुशियां ही खुशियां थीं। रामगंज गांव में किसी बात की कमी नहीं थी। यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। हर घर के बाहर अपना नल था, जिस वजह से गांव वालों को कभी पानी की समस्या नहीं होती थी। और रामगंज गांव के पास से ही एक बड़ी नदी भी गुजरती थी, जहां लोग अपने पशुओं को नहलाने ले जाते थे। रामगंज में कोई व्यक्ति कभी खाली नहीं रह पाता था। यहाँ हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी जमीन थी, जहाँ वो काम कर सकता था और अपने घर का पालन पोषण कर सकता था। रामगंज में किसी को भी दूसरे के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। परंतु इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनका नाम गांव में बहुत खराब था, क्योंकि दोनों दोस्तों एकदम कामचोर और बदतमीज थे। दोनों से कोई काम करने कह दे तो वो 10 मिनट के काम को 10 घंटे का बनाकर छोड़ देते थे। और दोनों की बोली इतनी बदतमीजों वाली थी कि इनसे सीधे मुंह बात नहीं होती थी। इन दोनों दोस्तों का नाम राजू और कालू था। राजू और कालू की दोस्ती गांव में इतनी प्रसिद्ध थी कि जब इनमें से कोई एक अकेला दिख जाए तो उस अकेले को गांव वाले जरूर टोक देते थे। एक दिन इसी तरह कालू गांव के मार्केट में अकेले घूम रहा था, तभी उसे रमेश काका टोक देते हैं। क्या कालू, कहाँ घूम रहा है अकेले अकेले? कहाँ है तेरा दूसरा साथी? काका, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक सवाल था। पूछूं क्या? अरे क्यों नहीं, पूछ, क्या पूछना है? काका, आप आने जाने वालों से कितने सवाल पूछते हो? ये कैसा सवाल है कालू? मैं कुछ नहीं समझा। आपने जिस तरह मुझसे सवाल पूछा है, पक्का आप इस तरह और भी आने जाने वालों से पूछते होंगे। इसका मतलब आपके पास बहुत फालतू समय है। यानी इसका मतलब आपके सवाल भी फालतू होंगे और मेरे पास आपके तरह फालतू समय नहीं है। क्या कहा तूने कालू? रुक, तुझे अभी बताता हूँ कितना फालतू समय है मेरे पास। आ इधर। कालू काका के साथ बदतमीजी कर वहां से भाग जाता है। राजू और कालू इसी तरह गांव वालों के साथ बदतमीजी कर अपना दिन गुजारते थे। पूरे गांव में बस राजू और कालू ही थे जो कोई काम नहीं करते थे। ये दोनों बस यहाँ वहाँ गांव वालों को परेशान करते थे। एक दिन दोनों कमलेश काका के आम के बगीचे से आम चुरा कर खा रहे थे। तभी कालू बोलता है, अरे राजू भाई, बहुत बोर हो रहा है, चलना किसी को परेशान करते हैं। हाँ कालू, चल फटाफट ये आम खत्म कर ले, फिर चलते हैं किसी को परेशान करने। दोनों फटाफट आम खत्म कर गांव के पास वाले मार्केट में चले जाते हैं। मार्केट में पहुंचकर राजू बोलता है, बोल कालू भाई, आज किसे बकरा बनाना है? तू जिसे बोलेगा आज उसी को परेशान करेंगे। तभी कालू की नजर पेड़ के पास बैठे राकेश काका पर पड़ती है। राजू चल, आज राकेश काका को बकरा बनाते हैं। परसों मुझे रोककर उल्टे फूलते सवाल पूछ रहे थे। हाँ चल ठीक है कालू, सुन मेरे पास एक प्लान है। मैं राकेश काका के पास जाता हूँ और थोड़ी बातचीत करता हूँ। तभी तू अपने साथ 4-5 गुब्बारे हवा भर के और एक गुब्बारा पानी भर के लेके आना और पेड़ के पीछे छुपे रहना। मैं काका के साथ बातचीत करता रहूंगा, पर जब जब काका बोलने वाले हो तब तब तू एक गुब्बारा फोड़ देना, और जब परेशान होकर काका पेड़ के पीछे आए तब तू पानी वाला गुब्बारा उनके नीचे लाकर रख देना। ठीक है राजू, चल फटाफट काम पर लग जा। राजू राकेश काका के पास जाता है और कालू गुब्बारे लेके झाड़ के पीछे छिप जाता है। और राकेश काका, क्या हाल चाल है? सब ठीक तो हैं? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। अपना बता, क्या हाल है? आज राकेश काका की कैसे याद आ गई? अरे बस काका, ये बोलकर तो आपने मुझे एक पल में पराया कर दिया। एक आप ही तो हो जो पूरे गांव में मुझे सबसे ज्यादा चतुर और समझदार लगते हो। बस कर राजू, अब इतना मस्का मत मार। चल बता, क्या काम है मुझसे? अरे सच्ची काका, कोई काम नहीं है, बस यहां से गुजर रहा था और आप दिख गए तो सोचा हाल चाल ले लेता हूं। यहाँ राजू राकेश काका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा कर रखता है और धीरे से कालू को इशारा कर देता है। राजू का इशारा देखते ही कालू तैयार हो जाता है अपने गुब्बारों के साथ। काका एक बात बोलूं, आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? राकेश काका जैसे ही कुछ बोलने जाते हैं, तभी कालू उनके पीछे एक गुब्बारा फोड़ देता है। अचानक गुब्बारे की आवाज से डरकर राकेश खड़ा हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे काका, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अचानक खड़े क्यों हो गए? अरे राजू, तुझे कोई चीज फूटने की आवाज नहीं आई क्या? क्या? किस आवाज की बात कर रहे हो काका? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। शायद आपको कोई वहम हुआ होगा। चलो छोड़ो, आओ बैठ जाओ। राकेश ने राजू की बात पर विश्वास कर सोचा, शायद उसे कोई वहम हुआ है। वो फिर से बैठ जाता है।
अरे काका, आपने बताया नहीं। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कुछ खास हैं क्या आज? फिर राकेश जैसे बोलने जाता है, वैसे ही कालू एक और गुब्बारा फोड़ देता है। गुब्बारे की आवाज सुन राकेश फिर उठ खड़ा होता है और फिर यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे क्या हुआ काका? लगता है ना आप मुझसे नाराज हो और मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो। अरे नहीं बेटा, फिर से मुझे कुछ फूटने की आवाज आई, इसलिए मैं डर गया। सच्ची सच्ची बता, तुझे कुछ नहीं सुनाई दिया क्या? आवाज? कौन सी आवाज काका? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अरे नहीं राजू, मुझे पक्का कुछ फूटने की आवाज आई। इस बार मेरा वहम नहीं हो सकता है। अरे नहीं काका, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। शायद कल रात में आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। छोड़ो आवाज को। आओ बैठो यहां पर। राजू फिर से कालू को इशारा कर देता है पानी वाला गुब्बारा राकेश काका के नीचे रखने के लिए। राजू का इशारा मिलते ही कालू धीरे से पानी वाला गुब्बारा राकेश काका के बैठने वाली जगह पर रख देता है। राकेश भी बिना पीछे देखे वहां बैठ जाता है और उसके बैठते ही वो गुब्बारा फूट जाता है और राकेश की धोती पूरी गीली हो जाती है। फौरन वहां से कालू और राजू भागकर दूर खड़े हो जाते हैं और दूर से ही कालू राकेश को बोलता है। क्या हुआ राकेश काका? इतनी ही जोर से आई थी तो खेतों में चले जाते, यहाँ बैठे बैठे ही कर दिए। राजू और कालू दोनों मिलकर राकेश को चिढ़ाने लगते हैं। राकेश राकेश काका काका छी छी छी। फिर राकेश राकेश काका काका छी छी छी। छी। राजू और कालू को एक साथ देख राकेश भी समझ जाता है कि ये मजाक इन दोनों ने मिलकर किया है। रुको नालायको, यहाँ आओ, बताता हूँ क्या होता है। छी छी, रुको दोनों, यहाँ आओ। राजू और कालू दोनों वहां से भाग जाते हैं और जाकर नदी किनारे बैठ जाते हैं। और बता कालू, मजा आया या नहीं? हाँ राजू, बहुत मजा आया। अब आगे क्या, अब क्या करें? रुक कालू, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर किसी और बकरे को ढूंढते हैं। फिर दोनों नदी किनारे आराम करते हैं। इसी तरह रोज किसी न किसी को परेशान करके दोनों का दिन गुजर जाता था। राजू और कालू रोज किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ नुकसान करा देते थे। कभी किसी के फलों के बगीचे में घुसकर फलों की चोरी करते थे, तो कभी कभी किसी न किसी ठेले वाले को परेशान कर उसका नुकसान करवा देते थे। पूरे गांव वाले इन दोनों की हरकतों से परेशान हो गए थे। इन दोनों से परेशान होकर कुछ लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं ताकि इन दोनों को कोई सबक सिखा सके। जब गांव वाले मुखिया के घर पहुंचते हैं, उस वक्त मुखिया आराम से खटिया पर सो रहा होता है। मुखिया को सोता देख राकेश जोर से मुखिया को आवाज लगाता है। अरे उठो मुखिया जी, कब तक सोओगे? राकेश के इतना जोर से चिल्लाने की वजह से मुखिया डर के उठ जाता है। अरे राकेश, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सोया था, मर थोड़ी गया था। और क्या हुआ है? इतने सारे लोग क्यों आए हों? अरे मुखिया जी, हम सब यहाँ एक फरियाद लेकर आए हैं। फरियाद? कैसी फरियाद कमलेश भाई? जरा खुल के बोलो, क्या बात है? मुखिया जी, हम सब यहाँ गांव के दोनों कामचोर और बदतमीजों की बदतमीजी से परेशान होकर उन दोनों के खिलाफ शिकायत करने आए हैं। अच्छा समझा, राजू और कालू की बात कर रहे हो ना? हाँ मुखिया जी, इन दोनों ने गांव वालों के नाक में दम कर रखा है। रोज किसी ना किसी को परेशान करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है शायद बिना किसी को परेशान करे इनके गले से पानी नहीं उतरता है। हाँ मुखिया जी, राकेश भाई सही बोल रहे हैं। इन दोनों का रोज का हो गया है। रोज रोज आकार मेरे आम के बगीचे से आम तोड़कर खाते हैं। बात तो तब बिगड़ गई जब एक दिन दोनों को मैंने पकड़ लिया। उसके बाद से तो दोनों ने और नाक में दम कर दिया है। क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया दोनों ने? मुखिया जी, जिस दिन उन दोनों को पकड़ के थोड़ी फटकार क्या लगा दी, उसके बाद तो आम खाना हो या ना हो, बस आते हैं, पत्थर मारकर आम तोड़ते हैं और भाग जाते हैं। ये तो अब रोज का हो गया है। कुछ कीजिए मुखिया जी इन दोनों का, वरना ये और किसी ना किसी दिन किसी का बहुत बड़ा नुकसान करवा देंगे। हाँ रुको, जरा सोचने दो। कुछ ना कुछ कर दोनों को कोई सबक सिखाना पड़ेगा, तब दोनों को समझ आएगा कि किसी को परेशान करने पर कैसा लगता है। कुछ देर तक सोचने के बाद मुखिया कहता है। एक काम करो, तुम सब चले जाओ। खाली राकेश और कमलेश, तुम दोनों यहां रुको। मेरे पास एक तरकीब है दोनों को सबक सिखाने का, जिसमें मुझे राकेश और कमलेश की जरूरत पड़ेगी। बाकी के लोग अपने अपने कामों पर चले जाओ। और हाँ,
अब चिंता मत करना, उन दोनों को मैं सबक सिखा कर रहूंगा। मुखिया की बात सुन बाकी के गांव वाले वहां से चले जाते हैं। बोलो मुखिया जी, क्या प्लान है दोनों को सबक सिखाने के लिए? एक बात बताओ, राकेश और कमलेश, तुम दोनों के हिसाब से इन दोनों की ताकत क्या है? ताकत का तो बोल नहीं सकता मुखिया जी, पर दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। दोनों के पास कोई काम नहीं है, और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बस वही है इन दोनों का भी। नहीं राकेश, तुम नहीं समझ रहे हो। यह दोनों जब भी कोई शरारत करते हैं, तब दोनों साथ होते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमें इनके दोस्ती में दरार लाना होगा, और उसी दरार का फायदा उठाकर इन दोनों को कोई ना कोई गलत इल्जाम में फंसाकर पुलिस के हवाले करने का नाटक करना होगा। तब जाकर डर के यह लोग अपनी बदतमीजी बंद करेंगे। क्या बात है मुखिया जी, क्या पकड़ा है आपने? चलिए अब फटाफट दोनों के दोस्ती में किस तरह दरार लाए और दोनों को किस इल्जाम में फंसाए, ये भी बता दीजिए। मुखिया राकेश और कमलेश दोनों को राजू और कालू को सबक सिखाने वाला आइडिया बता देता है। फिर अगली सुबह जब राजू और कालू कमलेश के आम के बगीचे पर आम तोड़ने जाते हैं, दोनों आम तोड़ने ही वाले थे, तभी वो वहां खड़े कमलेश को देख लेते हैं। रुक जा कालू, कमलेश काका को जाने दे, वरना इस बार पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। कमलेश के डर से राजू और कालू कुछ देर वहीं छुप के खड़े हो जाते हैं। अरे रामू काका कहाँ हो, जरा यहाँ आना। आया मालिक। रामू काका, आपने नदी किनारे वाले खजाने के बारे में सुना है या नहीं? क्या खजाना? नहीं मालिक, मैंने तो नहीं सुना है किसी खजाने के बारे में, जरा बताना तो। अरे रामू काका, आपको बता के भी क्या करूंगा, आप उस खजाने को नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों मालिक? मैं क्यों नहीं निकाल सकता वो खजाना? नहीं काका, ये कोई मामूली खजाना नहीं है। सुना है किसी मायावी ने इसे नदी के पानी में छिपा दिया है। इस खजाने को गांव के बहुत लोगों ने ढूंढा, पर नहीं ढूंढ पाए। मालिक, ऐसा कौन सा जादू किया था उस मायावी ने कि खजाना कोई नहीं ढूंढ पा रहा है? कमलेश अब थोड़ा जोर जोर से बोलने लगता है। काका, मुझे पक्का तो नहीं पता, पर मैंने सुना है उस मायावी को उसके सबसे अच्छे दोस्त ने धोखा दिया था और उससे वो खजाना चुरा लिया था। उसी गुस्से में आकर मायावी ने अपने दोस्त को उसी खजाने के साथ उस नदी के नीचे दबा दिया है। ये क्या कह रहे हो मालिक? फिर उस खजाने को किस तरह से निकाल पाएगा कोई? रामू काका, उस खजाने को बस एक ही तरह से पाया जा सकता है। उसके लिए आपको आपके सबसे सच्चे मित्र को नदी के पानी में डुबाना होगा। तब जाकर उस मायावी के दोस्त के आत्मा को शांति मिलेगी और खजाना अपने आप सामने आ जाएगा। बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक काम है मालिक। मतलब खजाने के लिए आपको अपने सच्चे दोस्त को मारना होगा? हाँ काका, पर मैंने सुना है ये कोई मामूली खजाना नहीं है। जिसको भी ये खजाना मिल जाएगा उसके 7 पीढ़ी तक को कभी काम नहीं करना होगा। इस खजाने में इतने अनमोल अनमोल चीजें हैं उस खजाने में। हाँ, पर मालिक, उस खजाने को पाने के लिए आपको अपने सबसे सच्चे दोस्त को मारना होगा। ये कैसे करोगे? अरे काका, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो मिल ही नहीं पाएगा वो खजाना। ऐसा क्यों मालिक? आपको क्यों नहीं मिल सकता? रामू काका, शायद आपने मेरी बात सही से नहीं सुनी। खजाने को पाने के लिए आपको अपने सबसे सच्चे दोस्त को मारना होगा, और आप तो जानते ही हो मेरा तो ऐसा कोई सच्चा दोस्त ही नहीं है। हाँ मालिक, आपकी बात भी सही है, परंतु इस दौर में सच्चा दोस्त किसी को मिलेगा भी कैसे? राजू और कालू ने कमलेश और रामू के बीच चल रही पूरी बात सुन ली थी, और उन दोनों को भी उस खजाने को पाने की लालच हो गई थी, परंतु दोनों ने एक दूसरे को ये बात जाहिर नहीं होने दी। ये सब झूठ है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कुछ भी झूठ झूठ बोल रहे हैं कमलेश काका। हाँ भाई, कमलेश काका बस सुनी सुनाई बात रामू काका को सुना रहे हैं। चल छोड़ राजू भाई, जाते हैं यहां से, आज मूड नहीं कर रहा आम तोड़ने का। राजू और कालू दोनों कमलेश के आम के बगीचे से चले जाते हैं, परंतु दोनों कमलेश काका की बात भूल नहीं पा रहे थे। चलते चलते दोनों गांव के बाजार में पहुंच जाते हैं। गांव के बाजार में पहुंचते ही दोनों को राकेश काका दिखाई दिए, जो एक फल वाले से बातचीत कर रहे थे। चल कालू, राकेश काका को परेशान करते हैं। हाँ राजू, चल राकेश काका को थोड़ा तंग करते हैं। दोनों जाके ठेले के पीछे छिप जाते हैं और राकेश काका को डराने की तैयारी करते हैं। और गबरू भाई, दुकान कैसी चल रही है? तेरी कमाई तो दबा के होती होगी। कहाँ राकेश भाई, धंधा एकदम मंदा चल रहा है। सोच रहा हूं भगवान मुझ पर कहीं से मेहरबान हो जाए और मुझे कोई लॉटरी लग जाए या कहीं से कोई खजाना मिल जाए, तो बस मैं ये धंधा बंद कर पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता। देख गबरू, मैं तुझे लॉटरी का तो नहीं बता सकता, पर खजाने का पता बता सकता हूँ।
क्या कहा राकेश भाई? खजाने का पता? आपको कहां से मिला खजाने का पता? देख गबरू, तू आम खाने पर ध्यान दे, गुठली मत गिन। हाँ बोलिए राकेश भाई, कहां से मिलेगा मुझे खजाना? गबरू, तुझे ये खजाना हमारे गांव के पास वाले नदी के पास मिलेगा, परंतु इसे पाना इतना आसान नहीं है। परंतु अगर तुझे ये खजाना मिल गया तो समझ कि तुझे तो क्या, तेरे पर पोटो को कभी काम नहीं करना पड़ेगा। राकेश भी गबरू को नदी के पास वाले खजाने की कहानी और उसको पाने का तरीका बता देता है। ये पूरी बात राजू और कालू भी सुन लेते हैं और इस बार दोनों इस बात को सच मान लेते हैं। राजू और कालू खजाने की बात सुनने के बाद राकेश काका को तंग करने का प्लान छोड़ अपने अपने घर जाने का निश्चय करते हैं। कालू आज मूड नहीं कर रहा काका को तंग करने का, और थोड़ी तबीयत भी खराब लग रही है। चल मैं घर जा रहा हूं। ठीक है राजू, चल बाद में मिलते हैं, मैं भी घर जा रहा हूँ। आज वैसे भी माँ ने जल्दी आने बोला था। राजू और कालू दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर राजू और कालू बस उसी खजाने के बारे में सोच रहे थे। काश वो खजाना मुझे मिल जाए तो पूरी जिंदगी मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यही ख्याली पुलाव कालू भी अपने घर पर पका रहा था। काश वो खजाना मुझे मिल जाए तो पूरे जिंदगी मौज से कटेगी, कोई काम नहीं, बस आराम ही आराम। राजू इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने खजाना पाने के लिए कालू को नदी में डुबाने का प्लान बनाया और यही प्लान कालू के दिमाग में भी चल रहा था। अगली सुबह सुबह राजू और कालू